महासेज आरती रात 10:30 बजे। इस हेडलाइंस के प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। पीएम मोदी पर मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाए बिना पाकिस्तान से बातचीत संभव नहीं। पेरिस हमले पर दिए गए आजम के विवादित बयान पर बोले साक्षी महाराज, ISIS से मिले हुए हैं आजम खान, अलकायदा की बनाते हैं लिस्ट। राहुल की ब्रिटेन नागरिकता पर ब्रिटेन कंपनी की सफाई, ब्रिटिश नागरिकता दिखाया जाना हो सकती है मैच, टाइपिंग की गलती। फरीदकोट पुलिस फायरिंग की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराना चाहते हैं राहुल गांधी, 19 नवंबर को राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। दिल्ली सरकार और DDCA का झगड़ा पहुंचा हाई कोर्ट, कोर्ट की नसीहत, आपस में सुलझाए मामला। DDCA पर बकाया है 24 करोड़ का मनोरंजन टैक्स। और दक्षिण में चक्रवाती तूफान से आज भी भारी बारिश, चेन्नई में स्कूल कॉलेज बंद, नदियां उफान पर, मंदिरों में भी भरा पानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा, स्वागत है आपका इस वक्त के बुलेटिन में। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान से बातचीत के मसले पर विवादित बयान दिया है। जी हां, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान सामने आया है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल दुनिया टीवी में अपनी बात रखते हुए मणिशंकर अय्यर ने यह कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटना होगा, इसके बिना पाकिस्तान से बातचीत संभव नहीं है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान से बातचीत के मामले पर विवादित बयान दिया है। पाकिस्तान के एक टीवी दुनिया चैनल में इंटरव्यू के दौरान मणिशंकर अय्यर ने यह कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम के पद से हटना होगा, इसके बिना पाकिस्तान से कोई भी बातचीत संभव नहीं है। तो सीधे तौर पर हम इसे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान कह सकते हैं। पाकिस्तान के दुनिया चैनल पर अपनी बात रखते हुए मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद सियासी हलकों में भी बवाल मच गया है। आपको बता दें कि इस विवादित बयान के बाद सियासी गलियारों में सरगर्मी पूरी तरह से बढ़ गई है। और उधर कांग्रेस ने इस बयान पर खुद को अलग कर लिया है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाए बिना पाकिस्तान से किसी भी मसले पर बातचीत संभव नहीं है, इस बयान पर कांग्रेस ने सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि मणिशंकर अय्यर के इस बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा दें, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान से बातचीत के मसले पर एक विवादित बयान दिया है। और इस बयान में मणिशंकर अय्यर ने सीधे तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान के से बातचीत बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद से हटे बिना नहीं हो सकती है। तो ये एक विवादित बयान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का सामने आया है। और जब से मणिशंकर अय्यर ने यह बयान दिया है, सियासी हलकों में बवाल मच गया है। और इस पूरे मसले पर PL पुनिया ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मणिशंकर अय्यर जी ने जो कहा है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी का पक्ष नहीं है। हम पूरी तरह से उसको नकारते हैं। और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए तो यहां जनता हटाएगी। जो 125 करोड़ की आबादी में से जो वोटर थे, उन्होंने क्या सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी को जिताया। नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके जो वादे किए थे पूरी तरह से झूठे साबित हुए और बाद में कह दिया गया तो वो चुनावी जुमले हैं। हिंदुस्तान का जो चुनाव आएगा तो ये पूरी तरह से परास्त होंगे, ये पूरी तरह से तय है। हार जीत जनता के ऊपर निर्भर है, किसी और पे नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक झा हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़े हैं। आलोक, जिस तरह से मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान सामने आया है, इस पर कांग्रेस की रणनीति आगे की क्या हो सकती है?
देखिए, निश्चित रूप से मणिशंकर अय्यर हालांकि कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। इस बार उन्होंने बोला कि पाकिस्तान से बातचीत जो है वो संभव हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री को उस बातचीत में नहीं पड़ना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को जो है उस बातचीत से हट जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर दिखाता है, जिस तरह से कांग्रेस के दूसरे नेता सलमान खुर्शीद ने भी पाकिस्तान जाके ऐसा बयान दिया था। ये दोनों ऐसे नेता हैं जो जब भी कुछ बोलते हैं कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं, नया मुसीबत अपने बयान को लेकर। हालांकि कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि ये मणिशंकर अय्यर का निजी बयान हो सकता है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बार फिर से मौका, निशाना साधने का मौका मिल गया और वो जिस तरह से लगातार मणिशंकर अय्यर का मोदी के खिलाफ, ये कोई पहला बयान नहीं है, लगातार वो मोदी के खिलाफ बोलते रहे हैं। जी आलोक, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी। जी आलोक, एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि पहले सलमान खुर्शीद और अब मणिशंकर अय्यर, तो इस पर क्या कांग्रेस को अपने नेताओं पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से ये लगातार राष्ट्र विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि ये बयान जो है वो उनका निजी बयान है, लेकिन अगर कांग्रेस को अब आगे ये भी क्लियरिफाई करना होगा कि आखिर उनके दोनों नेता, जो है सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहे हैं, वो जाके पाकिस्तान में गुणगान करते हैं और जो है नवाज शरीफ की वकालत करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि माफ कीजिएगा कि उनके नेता जो है वो किस तरह का बयान दे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस पर गंभीरता से सोचेगी। और जिस तरह से पीएल पुनिया की बाइट अभी सुनाई आपने, पीएल पुनिया ने भी साफ कर दिया है कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब राजनीतिक गर्मी जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है इस बयान के बाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार मणिशंकर अय्यर इस तरह की बयानबाजी करते आए हैं और अब एक और विवादित बयान मणिशंकर अय्यर का सामने आया। चलिए इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। डीडीसीए और दिल्ली सरकार का झगड़ा सीधे तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर डीडीसीए को ये नसीहत दे डाली है कि आपस में सुलझाएं आप अपने झगड़े। दरअसल आपको बता दें कि डीडीसीए पर 24 करोड़ का मनोरंजन टैक्स अभी भी बकाया है। डीडीसीए पर 24 करोड़ का टैक्स बकाया है, ये एचसी ने कहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर आपस में सुलझाने की बात कही है। तो डीडीसीए पर दिल्ली सरकार ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इस पर पूरे मामले पर वित्तीय मामलों की विजिलेंस की जांच की सिफारिश भी की गई है। तो अपनी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके बाद इस पूरे मामले की विजिलेंस की टीम से जांच करवाने की मांग भी की गई है। तो दिल्ली सरकार से झगड़ा सुलझाए डीडीसीए, ये एचसी के हवाले से हम खबर आपको बता रहे हैं। डीडीसीए पर 24 करोड़ का टैक्स बकाया है। जी हां, 24 करोड़ का मनोरंजन टैक्स डीडीसीए पर बकाया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से और इसी मसले पर कीर्ति आजाद का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए आप। जिन लोगों ने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, सोचते थे कि हम ब्रह्मास्मि, आज उनकी बात सामने आ रही है और असली में भेड़िया आ ही गया। 100 सुनार की 1 लोहार की। और यहां बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा केंद्र सरकार को खेलों के मामले को लेकर। राज्य का विषय है, मैं जानता हूं। कहां बोर्ड रजिस्टर्ड है, रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, और ये जितने एसोसिएशन ये सारे रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। अपने आप को बचाते हैं, अधिकार राज्यों का है लेकिन लेके खुद रखा हुआ है। हजारों नोटिस इनको मिले हुए। एनएनडीओ ने कहा हम री एंटर करेंगे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे, आज तक कुछ नहीं किया, 2006 से लगे हुए हैं। कोई टैक्सेस, ये केवल एंटरटेनमेंट टैक्स दिखाते हैं, इनके पास कुछ कोई सर्टिफिकेट नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, बॉडीज की, एडमिनिस्ट्रेशन की जो होनी चाहिए कुछ नहीं है। सीबीआई ने इनके ऊपर इंक्वायरी लगा दी, एसएफआई ने इनको इंडाइट किया, इंटरनल ऑडिट में ये इंडाइट हुए। उसके बाद थरीजा कमेटी ने बताया कि किस प्रकार से इन लोगों ने हेरा फेरी करके क्लबों को खरीदा हुआ है, बच्चों से पैसे लेते हैं मैच खेलने के लिए। सीबीआई तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले, अन्यथा मैं भी कोर्ट में जाऊंगा पीआईएल में कि इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो सुना आपने, सीधे तौर पर डीडीसीए और दिल्ली सरकार में आमने सामने की जंग छिड़ गई है और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी डीडीसीए को नसीहत दे डाली है कि आप अपने झगड़े
खुद ही सुलझाएं। दरअसल डीडीसीए पर 24 करोड़ का मनोरंजन टैक्स का बकाया है। फिलहाल रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है, पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं, आप यू टर्न लीजिए। पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेश है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अब सुदर्शन न्यूज एयरटेल डिजिटल टीवी के चैनल नंबर 266 पर उपलब्ध है। हिमालय की गोद से गंगा की शुरुआत से संपूर्ण शुद्ध, प्राकृतिक, पवित्र, आयुर्वेदिक, सात्विक गंगा जल पीने, पूजने एवं उपचार के लिए उपयुक्त। डीलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अब अगली खबर का। पेरिस हमले पर दिए आजम खान के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जमकर बरसे हैं। आजम खान के बयान को निंदनीय बताते हुए साक्षी महाराज ने ये कहा कि लगता है आजम खान आतंकी संगठन ISIS से जुड़ गए हैं और ये अलकायदा की लिस्ट भी तैयार करते हैं। आपको बता दें कि साक्षी महाराज का ये बयान आजम खान के उस बयान के बाद आया है जिसमें आजम खान ने पेरिस हमले को एक्शन का रिएक्शन बताया था। गौरतलब है कि पेरिस पर हुए हमले में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए हमले को अंजाम देने के बाद IS ने अब यूरोप और अमेरिका के शहरों में हमले की धमकी दे दी है। इस्लामिक स्टेट के समर्थकों की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में ये कहा गया है कि सीरिया में हवाई हमले करने वाले देश सावधान हो जाएं, उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव होगा जैसा कि फ्रांस के साथ हुआ। धमकी में यह भी कहा गया है कि पेरिस में हुए हमले के बाद अगला निशाना ब्रिटेन हो सकता है। इसके साथ ही वॉशिंगटन DC को भी निशाने पर लेने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने भी फ्रांस के साथ मिलकर सीरिया में हवाई हमले करके IS के ठिकानों को नष्ट किया था और इस धमकी के बाद से ही लंदन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि अब तक वीडियो की सत्यता के बारे में पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद एक बड़ा बयान दिया है। ओबामा ने ये कहा है कि वो इराक की जमीन पर अपनी थल सेना नहीं भेजेंगे। हालांकि ओबामा ने हवाई हमले से इनकार नहीं किया है। इसके साथ ही ओबामा ने मुस्लिम समुदाय को सलाह भी दी है कि वो अपने बच्चों को IS संक्रमण से बचाए। ओबामा ने ये भी कहा कि ये चिंता जताई कि मुस्लिम समुदाय की ओर से क्रूरता का जितना विरोध होना चाहिए वो उन्हें जरूर करना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनुसार IS को करीब 40 से अधिक देश वित्तीय मदद कर रहे हैं और इसमें से कुछ G20 के देश भी शामिल हैं। अंतल्या में पुतिन ने ये कहा कि G20 देश के प्रमुखों को इस बात की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही पुतिन ने ये भी बताया कि रूस की खुफिया एजेंसियों की वो रिपोर्ट देंगे जिसमें G20 के कुछ देश समेत 40 देश IS को वित्तीय मदद भी कर रहे हैं और इसके पूरे सबूत उनके पास मौजूद है।
पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद सोमवार देर रात हवाई यूनिवर्सिटी में बम की खबर से अफरा तफरी का माहौल हो गया और पुलिस ने आनन फानन में यूनिवर्सिटी की 4 इमारतें खाली भी करवा ली। हालांकि जांच के बाद इमारतों में बम की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किसी को भी इमारतों में घुसने की अनुमति नहीं दी गई है। यूनिवर्सिटी की जिन 4 इमारतों में खाली कराया गया है उनमें साइंस सेक्टर, सीवर और थेयर हॉल शामिल है। हार्वर्ड की ओर से छात्रों और फैकल्टी सदस्यों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तो आपको बता दें कि पूरी तरह से पूरे विश्व में एक तरह से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि सीधे तौर पर आईएस ने ये धमकी दी है कि जिसने साथ दिया है वो अब निशाने पर है और अगला निशाना ब्रिटेन हो सकता है। ब्रिटेन और तुर्की की 5 दिवसीय यात्रा पूरी कर पीएम मोदी सोमवार देर रात स्वदेश लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने आतंकवाद, द्विपक्षीय संबंधों, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। टर्की में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा में पीएम मोदी ने ये कहा कि आतंकवाद सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है और इस बुराई के विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। मोदी ने इस दौरान ब्रिक्स देशों के नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लिया और ब्रिक्स की बैठक में उन्होंने आतंकवादियों के वित्त, पोषण, आपूर्ति और संचार के स्रोतों को खत्म करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने पर भी जोर दिया है। आपको बता दें कि मोदी तुर्की से पहले ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने पीएम डेविड कैमरन से द्विपक्षीय वार्ता भी की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर छिड़े विवाद के बीच ब्रिटेन की सरकार विभागीय का स्पष्टीकरण सामने आ गया है और ब्रिटेन की सरकारी विभाग कंपनीज हाउस ने यह कहा है कि राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता दिखाया जाना महज टाइपिंग की गलती हो सकती है। कंपनीज हाउस के एक प्रतिनिधि की एक प्रेस टीम ने सोमवार को ये बताया कि हो सकता है कि ये गलती जानकारी सबमिट करने वाले की तरफ से की गई हो। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि हम जांच करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और हस्ताक्षर सही हो। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम कंपनी की जानकारियों की पुष्टि करें कि वो सही है या गलत। गौरतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ दस्तावेज पेश कर राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया था। और सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर जेडीयू असमर्थ है। केसी त्यागी ने ये कहा कि कांग्रेस इस सवाल का जवाब जरूर देगी। राष्ट्रपति ने बढ़ती हुई असहिष्णुता पर भी चोट की है। उन्होंने भावना से काम न लेकर के तर्क से काम लेने के लिए भी भारतीय समाज को सुझाव और सलाह दी है। चलिए बढ़ते आगे। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की आज 3री पुण्यतिथि है। इस मौके पर शिवसेना के नेताओं समेत कई दिग्गजों ने बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि भी दी है। लगभग 46 साल के जीवन में बाला साहेब ने ना तो कोई चुनाव लड़ा और न ही कोई राजनीतिक पद स्वीकार किया। वहीं बाला साहेब ने भाषा के आधार पर महाराष्ट्र को एक अलग राज्य बनाने के लिए संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट भी शुरू किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र में गुजरातियों, मारवाड़ियों और दक्षिण भारतीयों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व भी किया था। दिल्ली के नगर निगम अस्पतालों की नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। इससे अस्पतालों में भर्ती लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हड़ताल पर गई नर्सों की मांग है कि कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए नई भर्तियों और लंबित पदोन्नति को मंजूरी दी जाए। दिल्ली नर्स संघ की अध्यक्ष सुषमा कुमारी ने ये कहा कि हमने नगर निगम के सामने कई बार ये मुद्दे उठाए, लेकिन प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके चलते हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि अस्पताल की नर्सें हड़ताल पर गई हैं। उनमें बड़ा हिंदी राव अस्पताल और स्वामी दयानंद अस्पताल के साथ साथ कस्तूरबा अस्पताल और राजन बाबू टीबी अस्पताल भी शामिल है।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एसपी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है। वहीं उनकी पत्नी ने रहस्यमय हालत में अपने फ्लैट की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के पीछे के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार एसपी अमित सिंह की लाश सोमवार रात को नोएडा के सेक्टर 100 में मिली है और पुलिस ने एसपी अमित सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वहीं पुलिस इस जांच में भी जुटी हुई है कि आखिर किन परिस्थितियों ने एसपी ने खुदकुशी की। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दक्षिण भारत में हफ्ते भर से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते अब 105 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद से लोग शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि आज फिर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर ये कहा है कि अगले 2 दिनों तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसी तरह की तेज बारिश होती रहेगी, जिसके चलते एनडीआरएफ की 11 टीमें और सेना के 4 हेलीकॉप्टरों को तमिलनाडु में तैनात कर दिया गया है। वहीं भारी बारिश की वजह से बुधवार तक होने वाली यूनिवर्सिटीज की सारी परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। तो पूरी तरह से दक्षिण भारत का जनजीवन अस्त व्यस्त है। 105 लोगों की मौत की खबर आ रही है और एनडीआरएफ की टीम भी रवाना हो चुकी है। और इसी मसले पर एनडीआरएफ के डीजी ने यह बताया कि एनडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं और साथ ही साथ बचाव और राहत कार्य भी जारी है। ताम्रम जो जगह है जहां पे एक लेक ओवरफ्लो किया है, उसमें काफी फ्लडिंग की सिचुएशन बनी हुई है। वहीं पर हम सारी टीम्स को कंसंट्रेट कर रहे हैं और वहीं हम रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस शुरू कर रहे हैं। सो हमें उम्मीद है कि आज दिन भर में हमारी स्थिति में काफी सुधार होगा। 1400 से ज्यादा लोग हम लोगों ने उनको रेस्क्यू किया है और उनको सेफर सुरक्षित जगहों पे लाए हैं। अभी तो हमारी टीम्स जो है गुंटूर और तमिलनाडु से गई है और वो बाई रोड गई हैं। कुछ जगहों पे रोड खराब है या रोड वॉश आउट हो गया है, उन दिक्कतों का हम सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मुस्तैदी से पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान से भारत आई गीता के परिवार वालों की पहचान नहीं हो पाई है। जी हां, उधर गीता की कहानी में एक नया मोड़ भी आ गया है। गीता के पिता के होने का दावा करने वाले जनार्दन महतो से गीता का डीएनए मैच नहीं हुआ और अब गीता को अपनी बेटी बताने का दावा करने वाले जनार्दन महतो की डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया है कि गीता जनार्दन महतो की बेटी नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर गीता 12 साल के बाद पाकिस्तान से भारत लौटी है, जो बोलने और सुनने में पूरी तरह से असमर्थ है। लेकिन भारत लौटते ही अपने महतो परिवार को पहचानने से उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया, जो बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं। गीता फिलहाल मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मूक बधिर संस्थान में रह रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। गृह मंत्रालय ने आईएसआईएस को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। आईएसआईएस पर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईएसआईएस पर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें सीधे तौर पर आपको बता दें कि भारत पर आईएसआईएस के हमले का खतरा है। जी हां, जिस तरह से आपको बता दें कि अभी फ्रांस में जिस तरह से आईएसआईएस ने आतंकी हमला किया है, उसमें गृह मंत्रालय ने भारत के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है और सीधे तौर पर इस एडवाइजरी में यह कहा गया है कि भारत भी आतंकियों के निशाने पर हो सकता है, इसलिए भारत को भी हाई अलर्ट पर हो जाना चाहिए। भारत में भी हाई अलर्ट घोषित कर देना चाहिए। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आईएसआईएस पर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी हुई है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि भारत पर आईएसआईएस के हमले का खतरा साफ तौर पर मंडरा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, आईएसआईएस देश पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है, नौजवानों को मोहरा बना सकता है आईएसआईएस। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा है
कि नौजवानों को, जो देश के युवा हैं, उन्हें ISIS अपना मोहरा बना सकता है और भारत अब अगला निशाना हो सकता है ISIS का। भारत पर ISIS के हमले का खतरा साफ तौर पर मंडरा रहा है और ISIS के खतरे पर भारत को सतर्क हो जाना चाहिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। इंडियन वैल्यूज, क्या बात है? पेरलो, कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्र प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अतिया हब्स के फाउंडर और रिसर्चर हकीम सुलेमान खान साहब के साथ सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। इस नए सौगात के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो। अब 2 भी घुटने टेकेगा। सुदर्शन न्यूज एयरटेल डिजिटल टीवी के चैनल नंबर 266 पर उपलब्ध। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। साई नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। नमः। जय जय साईं। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, साईं सेज आरती रात 10:30 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि ISIS को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि भारत पर ISIS का खतरा है। इस बात को लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। ISIS पर गृह मंत्रालय की ये सूचना, जिसमें कहा गया है कि अब ISIS के निशाने पर भारत हो सकता है। तो भारत पर ISIS का खतरा मंडरा रहा है। ISIS के खतरे पर भारत है। इसको देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। ISIS देश पर ही नहीं, कई जगहों पर यानी कि पूरे विश्व में अपना वर्चस्व फैलाना चाहता है। नौजवानों को अपना मोहरा बना सकता है।
ये बात की गई है। आपको बता दें कि ISIS पर गृह मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि युवाओं को अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर